आज हम पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म स्ट्रेट लाइन की। हमने अभी तक स्ट्रेट लाइन की दो फॉर्म पढ़ लिए। कौन सी? एक तो स्लो फॉर्म पढ़ी है, दूसरी कौन सी पढ़ी है? हाँ, इंटरसेप्ट। ये दो फॉर्म हमने पढ़ ली है। और उसमें स्लो फॉर्म में क्या होती है? स्टैंडर्ड बताओ इक्वेशन। उसमें y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होती है। और इंटरसेप्ट फॉर्म में इंटू एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। आज तीसरे नॉर्मल और इसको परपेंडिकुलर विद नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल और या फिर इसको परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ एक रेखा का रेखा का रेखा का लंब रूप। ठीक है, अब देखो पहले इसको डायग्राम से समझते हैं। ये x समझ लिया, ये y समझ लिया, ये कोई लाइन समझ ली। अब ओरिजिन पे कोई परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है और यहाँ इसकी लेंथ समझ ली हमने p। क्या लेंथ समझ ली? p समझ ली। और यहाँ समझ लिया ये एंगल कितना बना रहा है? अल्फा बना रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को समझ लिया a, इस पॉइंट को समझ लिया b। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, ये जो लाइन और ये आपने p समझा है, ये a भी समझा है ना। और यहाँ पे समझ लो कोई पॉइंट, कौन सा समझ लो? इसको o समझ लो, इसको कोई p समझ लो, x, y, इसको समझ लो s। एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन की। ये समझ ली कोई लाइन l है, हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, l का समीकरण है जो क्या है? रिक्वायर्ड है आपके। अब देखो l जो लाइन है उसकी इक्वेशन आपको चाहिए। यहाँ एक और दिक्कत है, वो ये है कि वो परपेंडिकुलर, इसको बोलते क्यों है नॉर्मल फॉरवर्ड परपेंडिकुलर? क्योंकि इस लाइन का जो नॉर्मल परपेंडिकुलर है, जो ओरिजिन से पास हो रहा है, उसको p की फॉर्म में आपको इक्वेशन चाहिए। मतलब जो इक्वेशन बनेगी ना उसमें p होना जरूरी है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से यदि मैं p को इन्वॉल्व करूं और इसको इन्वॉल्व करूं तो मैं लिख सकता हूं कि ये देखो एंगल जो बनता है वो हमेशा किस किस के बीच में बनता है? बेस और हाइपोटेन्यूज। तो मैंने लिया इन ट्राइंगल, इसका मैं अब डेरिवेशन कर रहा हूँ। इन ट्राइंगल AOS को ट्राइंगल लिया है, उसमें यदि आपने लिया है कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या होगा? कॉस अल्फा होगा बेस। देखो ये बेस है, ट्राइंगल में जो एंगल बनता है वो किसमें? बेस और हाइपोटेन्यूज में। तो बेस हो गया P और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? जल्दी बताओ। OA हो। अब OA को दो तरीके में लिख सकते हैं। वो एक तो यहाँ से यहाँ तक लाइन, ये समझ लिया कोई L पॉइंट है। अब यहाँ OA को लिख सकते हैं, वो क्या? OL प्लस LA। ठीक है, और OL क्या है? इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हुई? x हो गई। तो OA आपका क्या हो गया? OA होगा x प्लस LA। ठीक है, तो यहाँ से जो P आपका आ गया वो क्या आ गया? वो आ गया OA की वैल्यू हो गई x प्लस LA और यहाँ क्या हो गया? cos अल्फा। तो यहाँ से P आपका आ गया x cos अल्फा प्लस LA cos अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे बात रही किसकी? LA की। LA को निकालते हैं। हमें पता है यहाँ से यहाँ तक लाइन की इक्वेशन है, तो मतलब y चलेगा। ये एंगल अल्फा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हुआ? ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये अल्फा एंगल सम प्रॉपर्टी से। और ये 90 है, तो ये कितना हो गया? अल्फा हो गया। ठीक है, यदि मैं छोटा ट्राइंगल लूं, इन ट्राइंगल PLA, इन ट्राइंगल PLA, यदि मैंने ट्राइंगल लिया PLA, तो उसके अंदर मैं यदि tan अल्फा निकालूंगा तो
tan, मुझे एक तो वैल्यू चाहिए कौन सी, ये चाहिए, एक्स वाई मेरे पास है, मतलब वाई क्या होता है, पी का ये लेंथ है तो वाई होती है, दिस इज वाई, और तुझे एल ए निकालना, तो इन दोनों को इन्वॉल्व कौन सा, tan करेगा, tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से एल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल ए की वैल्यू आ गई क्या, एक्स कॉस अल्फा प्लस, यहाँ क्या हो गया बता, वाई tan अल्फा हो गया, वाई tan अल्फा, और tan अल्फा को लिख दिया साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और एक ये कॉस अल्फा यहाँ है, ये आपने क्या एल ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, तो यहाँ से जो P आ गया वो P क्या आया, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, ये क्या है, ये है इक्वेशन, ये जो इस लाइन के है ना, इसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब इसमें x, क्योंकि देखो x y इस लाइन पे लिया वाला कोई रैंडम पॉइंट है ना, तो ऐसे पूरी लाइन फॉर्म हो जाएगी जैसे जैसे x y चेंज होगी। अब देखो यहाँ से एक चीज आप यहाँ तो जैसे अल्फा क्या है, p क्या है वो लिख देते हैं, अल्फा क्या है, पहले p क्या है, p है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम लाइन L टू ओरिजिन, ओरिजिन पर लाइन L से डाले गए लंब की लंबाई, ओरिजिन पर रेखा L से मूल बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। और अल्फा क्या है, अल्फा है एंगल ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम लाइन L टू ए, इट इज एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर, ठीक है, दिस परपेंडिकुलर और वापस इसके एक्स एक्सिस के बीच में, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर ऑन ओरिजिन फ्रॉम लाइन L, लाइन L से ओरिजिन पे डालने गए परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एंगल किस के बीच में, ये OS तथा एक्स अक्ष के मध्य का कोण, डायग्राम से समझ सकते हो मध्य का कोण। अब देखो मध्य का कोण, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो आपका स्टैंडर्ड याद तो क्या रखना है, P इक्वल्स टू एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, नॉर्मल फॉर्म होगी ना तो उसमें कुछ चीजें ध्यान रखने की होगी, नोट, एक तो क्या होगा, एक तो आपका P इज अ डिस्टेंस, एक क्या होगा, P हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा, पॉजिटिव होगा, नॉर्मल फॉर्म में जो P होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये इस परपेंडिकुलर के बीच की डिस्टेंस है। यदि कुछ क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें P नेगेटिव आएगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। एक चीज ये ध्यान रखनी है कि P हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, रीजन पता है, रीजन क्या है, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ये इसका रीजन हो गया। दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में देखो x का कोफिशिएंट cos अल्फा, y का कोफिशिएंट sin अल्फा है, तो इनका सम 1 हो रहा है, तो जो भी आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी उसमें कोफिशिएंट ऑफ, ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ 2 नहीं, ठीक है, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर है वो क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। अब मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, if length of perpendicular from any line is perpendicular from any line on the origin is 5 unit and perpendicular makes angle 135 degree with x-axis, then find इक्वेशन ऑफ, किसकी इक्वेशन निकालनी है हमें, इक्वेशन ऑफ, आप निकाल दो इक्वेशन उस लाइन की, एक
यहाँ है रेखा से मूल बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई 5 इकाई हो तथा ये एक्स अक्ष के साथ 135 डिग्री कोण बनाता हो तो उस रेखा की समीकरण ज्ञात करो। रेखा से मूल बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई 5 इकाई हो तथा इसका एक्स अक्ष के साथ जो कोण हो सात कोण 135 डिग्री हो तब रेखा का समीकरण निकालो। अब देखो ये क्या हो गया, कैन आई इरेज दिस? पहले डायग्राम बनाते हैं। 135 डिग्री है अल्फा, मतलब ये बात है। अल्फा क्या था? एक्स एक्सिस के साथ एंगल ये ले लो 135 डिग्री, और अब लाइन आपकी ऐसी कुछ होगी। ये आपका P दे रखा है 5 यूनिट, ठीक है। तो कुछ नहीं, क्या दिक्कत है भाई? P आपको पता है P इक्वल टू क्या होता है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा होता है। तो यहाँ P हो गया 5 और ये x cos अल्फा मतलब क्या? cos 135 डिग्री, y और ये क्या हो जाएगा? sin 135 डिग्री। और आपको पता है cos 135 नहीं, बिल्कुल sin 45 और नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि cos 135 इसको लिख सकते हैं। देखो पहले तो देखो cos आया है तो SATC, cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो इसको लिखो cos 90 प्लस क्या हो गया 45 हो जाएगा। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है इसीलिए नेगेटिव लगा, और 90 के बाद हमेशा चेंज हो जाता है साइन 45, और वो कितना होगा 1/2, ठीक है। वही वापस रहा क्या साइन 135, तो साइन 135 क्या हो जाएगा साइन 90 प्लस 45, और 90 के बाद साइन कॉस में कन्वर्ट होगा और प्लस ही रहेगा क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, तो कॉस 45, तो इसकी क्या हो जाएगी 1/2। तो आपका आंसर हो गया, ये लिख दो -1/2, ये लिख दो प्लस का 1/2। अब देखो ये पॉजिटिव है P, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 1 आ रहा है, तो ये आपकी इक्वेशन जो होगा, आंसर जो होगा वो क्या होगा 5 इक्वल्स टू -x/√2 प्लस y/√2। x का देखो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, p पॉजिटिव है, x का कोफिशिएंट क्या माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/√2 का स्क्वायर करो और प्लस का 1/√2 का स्क्वायर करो तो 1 आ रहा है ना। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? कैन आई इरेज दिस? ये नीचे वाला क्वेश्चन ले इरेज कर रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट आपका हो गया एक ट्रायंगल है। चलो पहले मैं यहां पे जो परपेंडिकुलर है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है 60 डिग्री, और ये बन रहा है क्या एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ट्रायंगल बन रहा है नहीं OAB, उसमें एक वर्टेक्स क्या है ओरिजिन है और दूसरे क्या है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। y0 मतलब एक्स इंटरसेप्ट और दूसरा क्या दे दिया वाई इंटरसेप्ट। तो दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। AOB ट्राइंगल का एरिया क्या है 54√3 दे रखा है, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया कितना दे रखा है 54√3 दे रखा है, और कुछ नहीं दिया है, हमें पूछ लिया है आपका P पूछ लिया, या तो ये ले लो दे आर आस्किंग फॉर P मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब मुझे बताओ पहले यहां से इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी P इक्वल्स टू क्या बनेगा आपका x cos अल्फा, हाँ बिल्कुल 60 हो जाएगा, y sin अल्फा
और ये p इक्वल्स टू एक्स कॉस अल्फा मतलब क्या हो जाएगा कॉस 60 होता है 1/2 और साइन 60 क्या होता है √3/2। दोनों का स्क्वायर 1 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन हो गई x, यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस √3y इक्वल्स टू क्या हो गया 2p हो गया। मेरी बात समझ में आई या नहीं? ये पॉइंट है, ये ए समझ लिया, ये बी समझ लिया। ए पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा a,0 और यहाँ क्या हो जाएगा 0,b हो जाएगा। ये क्या है, ये इस लाइन की इक्वेशन है, ये एल ले ली तो ये क्या है इक्वेशन ऑफ एल है, पता है ना इस लाइन की इक्वेशन है। ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे आ रहे हैं मतलब ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से ये पॉइंट सेटिस्फाई करा इस लाइन को तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2p आ जाएगी। और वैसे ही हम दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो 2p/√3। ठीक है, क्योंकि देखो x को 0 पुट कर दो तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2p अपॉन बोलो 2p अपॉन क्या हो गया √3 हो गया। तो यहाँ से मैं लिख दूँ सीधा इस पॉइंट में b की वैल्यू क्या है बताओ 2p/√3 है और a की वैल्यू क्या है 2p है। यदि आपके पास ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स हो तो एरिया निकालना आता है या नहीं आता? कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल सही, और वो मैंने लिखाया था 1/2 x1 y1 अपॉन x2 y2 जो डिटर्मिनेंट फॉर्म वाला, याद है नहीं है? और नीचे x3 y3 और फिर यदि 3 का है तो लास्ट x1 y1 और आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो वो क्या हो जाएगा आपका 1/2, यहाँ लिखना पड़ेगा क्या x1 y1 y2 x3 y3 y1। और यहाँ आपको पता हो तो इसको इससे इसको इससे इसको इससे मल्टीप्लाई फिर माइनस इसको इससे इसको इससे इसको इससे। याद है या नहीं है ये? याद है। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल का एरिया इसका क्या, वैसे 54√3 दे रखा है और ये लिख दिया 1/2 और ये 0,0 पहला पॉइंट ले लिया, दूसरा पॉइंट ले लिया ये a, वो क्या हो जाएगा 2p और ये 0 और दूसरा पॉइंट 0 2p/√3, तीसरा पॉइंट 0,0 उसको वापस लिख दिया। तो बस इसमें एक ही बचा है, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 108√3 और उधर क्या मिलेगा, उधर मिलेगा 4p² अपॉन क्या मिल गया √3। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? 4 से इसको डिवाइड करा तो क्या 2 और ये 28 मतलब क्या हो गया 7 और यहाँ से √3 तो 27 इंटू √3 इंटू ये 3 हो गया, ये क्या हो गया p²। तो p की वैल्यू क्या आ गई ±9 आ गई और p क्या है डिस्टेंस है तो ये -9 कभी हो ही नहीं सकता। इज दैट क्लियर? इजी था कोई भी यहाँ जो, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? नेक्स्ट और इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ आपको, लगाना अपना दिमाग। यदि मैं बोल रहा हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वो एक पॉइंट से निकलती है 3,4 और ये पॉइंट है, ये दोनों इंटरसेप्ट के जस्ट मिड का, ये तो बहुत ही ईजी है, आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ। क्या ना इरेज देता हूँ? If a straight line passes through point A 3,4 and it is midpoint of x and y intercept, then find equation of line। एक सरल रेखा
रेखा किसी बिंदु 3,4 से निकले तथा किसी बिंदु ए 3, तथा यह बिंदु x तथा y अंतखंड का मध्य बिंदु हो, तो रेखा का समीकरण निकल। अब देखो, ये आपने ले ली कोई लाइन, ठीक है, ये ए कोई ले लिया 3,4, एक्स इंटरसेप्ट मतलब ये ए ले लिया, तो ये ले लिया आपने बी, ये ले लिया एक्स इंटरसेप्ट मतलब a,0, इसका मतलब क्या होगा 0, बी। आपको सीधा पता है, वो पता क्या है, किसी लाइन की इक्वेशन यदि वो क्या हो जाए, ये कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, बट इसमें इजीली आपको पता हो तो हमें वो फॉर्म लिखे ना, ये x/a y/b 1, ये कौन सी फॉर्म होती है, अंतःखंड रूप होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। तो उसमें यदि आपको a और b निकले तो बहुत काम बन जाए। देखो y0 पे क्या x की वैल्यू a ले ली, ये मतलब हमें a और b चाहिए, और सिंपल सा है, a है वो क्या है, इसका मिड पॉइंट है, पूरी लाइन तो इन्फिनिटी तक चल रही है, पर a क्या है, यहाँ से यहाँ तक के टुकड़े का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब x1 प्लस x2 मतलब 0 प्लस a/2 क्या है 3 है, मतलब a कितना हो गया 6, और 0 प्लस b/2 क्या हो जाएगा 4, मतलब b क्या हो गया 8 हो गया। तो यहाँ सीधा लिख दो x/6 y/8 = 1। इस सेम लाइन की पूछ ली अपन को परपेंडिकुलर, कौन सी फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। ये समझ में आया नहीं है, इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस वाज द इजीएस्ट वे, ठीक है। अब इसका ही पूछ लिया, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, क्या दिक्कत है, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, ये 8x हुआ, ये 6y हुआ, ये 8 × 6 हो गया, कोई टेंशन नहीं है। अब ये तो पॉजिटिव हो गया, बट इन दोनों का कॉफिशिएंट है ना, वो उसका स्क्वायर 1 नहीं हो रहा है। तो जब ये सिचुएशन हो तब आपको क्या करना होता है, इस इक्वेशन को पूरा x का कॉफिशिएंट देखो, x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर वो क्या हो गया 64, इसका रूट क्या हो गया 10 हो गया। तो इसको पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दो, तो ये 8/10x और ये 6/10y = ये आपके हो जाएगी। इसका आप ऐड करोगे ना, तो भले ऐसे सीधा ही कर लो, क्या 8 का क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे ना, तो 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर, ऊपर भी क्या होगा 6 स्क्वायर 10 स्क्वायर, 1/10 स्क्वायर कॉमन लोगे तो वापस वो 100 ही बचेगा, ये 1 आ जाएगा। मेरी बात समझे ना, किसी भी लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक चीज़ ये ध्यान रखना, एक ये दोनों है, यदि 1 नहीं बने तो इसका स्क्वायर का रूट लेके इससे डिवाइड कर देना, एग्जैक्टली। अब मैं यहाँ एक और आपको एक ही लाइन की तीनों फॉर्म लिखवा देता हूँ, उससे आपके सारे क्लियर हो जाएगी चीज़ें। एक लाइन ले ली आपने, x + √3y + 4 = 0, आपने लाइन ले ली क्या, x + √3y + 4 = 0। इसमें आप पहले कौन सी फॉर्म लिखो, स्लोप फॉर्म, मतलब क्या ढाल रूप। दूसरी कौन सी फॉर्म बोलो, इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब अंतःखंड रूप। तीसरी कौन सी, नॉर्मल फॉर्म, मतलब कौन सा, लंब रूप। अब देखो, आप पहले तो बताओ पहली वाली फॉर्म कैसे लिखोगे, सबसे पहले y = mx+, ये 4 है लास्ट में, y नहीं, दिस इज 4, y = mx+c। तो यहाँ से
√3y, पहले मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ, √3y, ये क्या हो जाएगा -x-4, तो y इक्वल्स टू -1/√3x और माइनस, ये क्या है, y इंटरसेप्ट है, ठीक है, c की जो वैल्यू है, एंड दिस इज स्लोप, y इक्वल्स टू mx प्लस c में लिख दिया है। इज दैट क्लियर? दूसरा सेम को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, तो बताओ इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। यहाँ पे इस बार 4 की जगह आपको 1 रखना है, तो 4 को इधर रखा, -x-√3y, फिर 4 से डिवाइड कर दो, तो -1/4, ठीक है, और या फिर इसको ठीक है, इसको ऐसे लिखा, हाँ ठीक है लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा -√3/4, y इक्वल्स टू 0, सॉरी 1, इसको और ढंग से हो गया तो -x अपॉन यहाँ लिखो 4, ये आपका a है, और ये क्या हो गया y अपॉन क्या हो जाएगा 4, ये माइनस का √3, ये b है इक्वल्स टू 1, ये आपके इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। ये कौन सा इंटरसेप्ट है, ये a की वैल्यू है, मतलब x इंटरसेप्ट है y 0, ये क्या है, मतलब इक्वेशन ऐसी कुछ बनेगी। ये इक्वेशन लाइन सेम ही है, बट समझ गए ना, मैं अलग अलग तरीके से उसको लिख रहा हूँ। अब तीसरी फॉर्म गई कौन सी वाली, नॉर्मल फॉर्म, मतलब एक तुम्हें चीजें क्लियर होनी चाहिए कि भाई कौन सी फॉर्म है। एक ही लाइन को, और तीनों सेम लाइन है, लाइन सेम ही है, उसको अलग अलग फॉर्म में लिखा है। अब इसको लिखना है, देखो पहले वाले में क्या पता चल रहा है, ये एक्स और वाई इंटरसेप्ट पता चल रहा है, इसमें क्या वाई इंटरसेप्ट और एम स्लोप पता चल रहा है। और तीसरी वाली फॉर्म है वो नॉर्मल फॉर्म है, मतलब उसमें क्या पता चलेगा, उसमें p पता चलेगा और एक अल्फा जो परपेंडिकुलर की लेंथ पता चलेगी, और वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है वो पता चलेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म हो गई, मतलब ये क्या होगा जल्दी बताओ। इसमें देखो 4 को पॉजिटिव रखना है, तो -x-√3y इक्वल्स टू 4, दोनों को साइड भेज दिया। अब 4 पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, इनके कॉफिशिएंट को क्या बनाना, 1 बनाना है। तो आपको मैंने तरीका बताया है, 1 नहीं होना, अभी नहीं हो रहा, अभी 4 हो रहा है, तो x का जो कॉफिशिएंट है -1, उसका स्क्वायर कर दो, y का जो कॉफिशिएंट है √3, उसका स्क्वायर कर दो, इसका रूट लगा दो, और इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 1 और ये √3 का 3 और ये 4 का रूट 2 हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये -1/2 x, और ये आपका हो जाएगा माइनस बोले √3/2 y, और इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। मेरी बात समझे, तो ये आपका x का कॉफिशिएंट है, मतलब ये क्या आपका cos अल्फा है, ठीक है, वो क्या आ गया -1/2, और ये क्या आ गया sin अल्फा आ गया, वो क्या आ गया -√3/2, दोनों का स्क्वायर 1 आ रहा है, दोनों नेगेटिव है, और साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। और वैसे हमें यहाँ से भी पता चल रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ से भी पता चल रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, एक सेकेंड, स्लोप मस्ट बी पॉजिटिव इन दिस, और पॉजिटिव तो होगा नहीं SAT से, एक दिक्कत है इसमें। हाँ स्लोप तो हो सकता है ना, वो x एक्सिस के साथ एंगल है, बिल्कुल सही, हाँ ठीक है सही है, मैं बताऊंगा और चीजें समझाऊंगा यहाँ से। देखो अब cos अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में है, और साइन और मतलब बात समझ में आई या नहीं आई, दोनों नेगेटिव है, मतलब कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहां से आप इसको लिख सकते हो cos पाई प्लस, अब बताओ cos 1/2 कौन सा देता है, 60 देता है, तो पाई प्लस पाई/3 हो गया, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस कॉस पाई/3 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू है, ये उस लाइन के परपेंडिकुलर की वैल्यू है, वो पाई प्लस पाई/3 आ रही है, मतलब 240 आ रही है। और यहां से देखो साइन भी ये आ जाएगा, साइन पाई प्लस पाई/3, ये भी क्या आ जाएगा ये। अब देखो इसको और ज्योमेट्रिकली समझ लेते, कैन आई इरेज दिस, सब में हमें देखो एक सबसे सिंपल ये दिख रहा है, x इंटरसेप्ट कितना है, -4 है, तो मतलब ये 1 2 3 और ये 4, यहाँ आ गया x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है 4/√3, मतलब क्या हो गया 1.7, मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा,
1 और ये 2 और यहाँ कहीं समझ लो, ठीक है। ये लाइन बन गई है, ये थोड़ा क्लियरली बनने में इजी है। स्लोप क्या है? नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan हो जाता है पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव आ रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या है, और ये देख लो ये एक्स एक्सिस 90 से बड़ा एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है, इसीलिए स्लोप क्या आ रहा है? माइनस का 1/3। माइनस का 1/3 का मतलब स्लोप क्या आ रहा है? 90 प्लस, नहीं ये आ रहा है 90 प्लस, क्योंकि tan cot में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ रहा है tan 90 प्लस 60 आ रहा है ये, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा सेकंड में माइनस cot 60 हो जाएगा, और cot 60 क्या होता है? 1/√3, ठीक है। तो स्लोप कितना आ रहा है? 150 आ रहा है। मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अब यहां से एक चीज हो गई, तो और y इंटरसेप्ट देखो दोनों का, एक सेकेंड यहाँ एक और बात है, y इंटरसेप्ट, रुको 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 रुको, यहाँ √3 होना चाहिए, या तो यहाँ √3 सेम होना चाहिए ना y इंटरसेप्ट। इज दैट क्लियर? y इंटरसेप्ट सेम आ गया, m आपको समझ में आ गया। अब और तीसरी बात रही, दोनों फॉर्म क्लियर है, m क्लियर है, y इंटरसेप्ट देखो दोनों में सेम आ रहा है, क्लियर है, x इंटरसेप्ट -4 कोई दिक्कत नहीं है। अब बात रही थर्ड की। थर्ड में क्या दे रखा है? p दे रखा है 2, मतलब थर्ड वाली फॉर्म में आपको ये चीज दे दी है 2, ठीक है। तो ये और बात यहाँ पे p दे दिया 2, और एक और बात, हमें जो ये एंगल है, ये आपको सामने से पता चल रहा है एंगल कितना है? बताओ एंगल कितना है? ये 240 है, तो आपको पता है कि ये 180 है, तो ये दिख रहा है ये वाला 2। अल्फा क्या होता है? एक्स एक्सिस का और इस परपेंडिकुलर के साथ बनाया हुआ एंगल। तो मतलब यहां से यहां तक कितना हुआ? 60 हुआ, ये 90 है, तो ये कितना हुआ? 30 हुआ। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? क्लियर है या नहीं है? यहां से एक चीज और प्रूव हो सकती है, ये 30 है, ये लेंथ आपको पता है -4 है, ये लेंथ आपको पता है, तो उससे ये लेंथ निकल जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो खैर वो तो चलो छोड़ो, अपने इतना कोई और क्या, हाँ बस ठीक है। तो ये वापस सारी चीजें समझ में आए, देखो 240 है तो दिख रहा है, ये सारा दिख रहा है। यहाँ से ज्योमेट्री में देखो, पहली फॉर्म होती है वो m स्लोप बताती है और साथ में y इंटरसेप्ट बताती है, दूसरी फॉर्म x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट बताती है, तीसरी उस लाइन के परपेंडिकुलर की लेंथ बताती है, और साथ में क्या बताती है? उस परपेंडिकुलर का एंगल बताती है। एग्जैक्टली यहाँ तक कोई दिक्कत? बाकी